तो जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने टोटली पढ़ लिया था हिमालय को, और आज हम पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे जो रास्ता अपने इंडिया का भूभाग वाला क्षेत्र है उसको। तो हम पढ़ने हैं जा रहे हैं आज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित प्रमुख पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां। टोटल है जो कंप्लीट कर देंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी है जो पर्वत श्रेणियां भारत के अंदर है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरावली को। अरावली सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। इसका जो निर्माण काल है वो है प्री कैरिबियन युग के अंदर अरावली का निर्माण हुआ है। इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व तक की है और इसकी लंबाई 792 किलोमीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो गुजरात, जो जहाँ जहाँ इसका विस्तार है वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा व दिल्ली तक है। और सबसे जो ऊंचे पर्वत चोटी हैं वो हैं गरु शिखर 1722 मीटर राजस्थान में है और इसकी ऊंचाई 930 मीटर तक है। और गरु शिखर के ये सिरोही जिलों के अंदर है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये भारत का मध्यवर्ती पर्वत श्रेणी है। ये भारत को उत्तरी भारत व दक्षिण भारत के रूप में विभाजित करता है, मतलब भारत को 20 में से विभाजित कर देता है। ऊपर का उत्तरी भारत और निचला है जो दक्षिणी भारत हो जाता है, ठीक है। ये गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार के सासाराम तक जाता है। इसमें बारनेर व कैम्यूर जो प्रमुख है जो पर्वत क्षेत्र हैं। विंध्याचल में कांग्लोमेरेट चट्टाने में हीरे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बात विशेष ध्यान रखना। और आती हैं सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये पर्वतमाला नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से आरंभ होकर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। ये जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर हैं? ये जो है नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। इसकी पूर्वी सीमा पर राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड में विस्तृत है। जो पूर्वी सीमा है वहाँ पर इस राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। सतपुड़ा के श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर है। ये चोटी महादेव पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। महादेव तथा मेघालय पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। जो ये महादेव तथा मेघालय हैं ये सतपुड़ा के अंतर्गत आती हैं। अमरकंट मेघालय श्रेणी की प्रमुख चोटी है। धूपगढ़ के निकट पंचमंडी स्थित है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक स्वस्थ वर्धन स्थान है। कौन सा? धूपगढ़ के निकट पंचमंडी स्थान है जो सर्वाधिक स्वस्थ वर्धन स्थान है। विंध्याचल व सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत ब्रह्मोत्सव पर्वत उदाहरण के इसके प्रमुख उदाहरण है। फिर आता है पश्चिमी घाट, जो गुजरात इस साइड से, भारत के इस साइड जो है गुजरात वाला साइड है, ये जो पश्चिम वाला साइड है, पश्चिम दक्षिण में इस जो घाट है इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। यह ताप्ती नदी के मुहाना से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ताप्ती नदी कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये पश्चिमी तट के समानांतर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्य तक फैला है। इसकी जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1500 मीटर। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती है। जो उत्तर है उससे दक्षिण की ओर इसकी ऊंचाई बढ़ती है। यह बात विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इन्हें दो भागों के उत्तरी सह्याद्रीय व दक्षिणी सह्याद्रीय में बांटती हैं। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है अनाईमुड़ी। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अनाईमुड़ी केरल में अनाईमुड़ी पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह प्रायद्वीपीय पठार के सर्वोच्च पर्वत चोटी है। पश्चिमी घाट में कुद्रेमुख 1892 मीटर कर्नाटक की, और पुष्यगिरी 1714 कर्नाटक, कल सुबाई 1646 मीटर महाराष्ट्र। और ये बहुत सारी चोटियाँ हैं जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। पश्चिमी घाट में जैव विविधता की दृष्टि से 2012 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट को किसके आधार पर? जैव विविधता की दृष्टि से, ठीक है। विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 2012 के अंदर इसको विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया था। कार्डमम व एलआईसी पहाड़ियाँ इस दक्षिणी भाग में बहुत ही हैं जो ज़्यादा है। और फिर आता है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। तो यहाँ पे थालघाट दर्रा है, यह महाराष्ट्र में है। थालघाट दर्रा कहाँ पे? महाराष्ट्र को मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और फिर आता है भोरट, महाराष्ट्र का यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट दर्रा, यह कोचीन केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। सिनकेट, यह त्रिवेणी केरल को मुंदेर तमिलनाडु से जोड़ता है। मतलब एक बार याद कर लो फिर से। थालघाट जो दर्रा है ये महाराष्ट्र में स्थित है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। किसको? मुंबई को नासिक से।
और घोरघाट जो दर्रा है ये महाराष्ट्र का दर्रा है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। महाराष्ट्र राज्य, ये बात ध्यान रखना आप, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और ये जो थाल घाट है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। फिर आता है पाल घाट, ये जो कोचिन जो कि केरल में है, केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। फिर आता है सैनकोट्टा, ये त्रिवेंद्रम केरल को मुंदेर तमिलनाडु से जोड़ता है, ठीक है। फिर आता है पूर्वी घाट, जो अपने बंगाल की साइड का है घाट, जैसे ये जो बंगाल की खाड़ी वाला घाट है भारत का, इसको बोलते हैं, इसके जो यहाँ पे है पूर्वी घाट है। इसका विस्तार पूर्वी तट के समानांतर महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, कमेंट में बताइए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी जो नीलगिरी पर्वत तक हैं जो इसकी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है, कहीं पर है, यहाँ पर है थोड़ा थोड़ा और फिर आगे जाके यहाँ पे है, इसमें यहाँ का स्थान है जो खाली है, ठीक है। अनियमित है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया, नदियों के कारण यहाँ के इसके जो पूर्वी घाट के पत्थर हैं वो कट गए। पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत चोटी अरमाकेंडा, ठीक है, जिंदा गड्ढा 1680 मीटर आंध्र प्रदेश में है। इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी वो कौन सी है, वो है अरमाकोंडा, ठीक है। और एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार सर्वोच्च पर्वत ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। इसको जो अरमाकोंडा है इसको 1680 मीटर बताया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 1500 मीटर वाली ज़्यादा ऊंची है, पता नहीं कैसे। पूर्वी घाट में नलम्मा मलाई, बेरीकोड़ा, पालकोड़ा, नाहरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश व जवादी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ पंचम, ये बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी घाट पर हैं। नीलगिरी पर्वत, ये पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है। ये जो नीलगिरी पर्वत है ये इस प्रकार जो पश्चिमी घाट है और इधर है जो पूर्वी घाट है इसको मध्य से जोड़ता है, ठीक है। इसका विस्तार केरल व कर्नाटक व तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर इसका विस्तार है। नीलगिरी की सर्वोच्च पर्वत चोटी वो है डोडा बेटा। कैसा बेटा है, डोडा बेटा है, जो नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 2633 मीटर है। कितनी है, 2633 मीटर है, ठीक है। तमिलनाडु के सर्वोच्च प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी में टोडा जनजाति निवास करती है। और यहाँ पे हैं जो उडंग मंडलम या ऊँटी, जिसे ऊँटी कहते हैं, तमिलनाडु नीलगिरी में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और केरल की नीलगिरी पर्वत श्रेणी में शांत घाटी स्थित है। और बहुत सारे हैं जो। अब भारत के प्रमुख पठार, प्रायद्वीपीय पठारों का आकार त्रिभुजाकार मेज की आकृति जैसा होता है। मतलब प्रायद्वीपीय पठार है, इनका आकार है जो त्रिभुजाकार मेज के समान होता है, इस तरह होता है। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने व अफवाह तंत्र के कारण हुआ है। ये बात बिल्कुल याद रखना, वो स्टार लगा हुआ है। ये भारत के प्राचीनतम और भूभाग में स्थित है, भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभाग में स्थित है, ठीक है। इसकी जो प्रायद्वीपीय पठार की जो सीमा है वो उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली पर्वत श्रेणी, जहाँ से अरावली आती है, इधर गुजरात से होकर दिल्ली, ठीक है। और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ और पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ गुजरात, और इसके दक्षिण में एलआईसी कार्डमम पहाड़ियाँ, ठीक है। एलआईसी ये चाय वाली एलआईसी नहीं है, ये एलआईसी पहाड़ी का नाम है। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करते हैं। और भारत के जो 20 वाला भाग है ऊपर इसको है जो दिल्ली कटक जो अरावली आ जाती है ऊपर वह, और पूर्व में इसको राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ पे, और पश्चिम में इसको है जो गिर पर्वत गुजरात आ जाता है, और दक्षिण में इसको है जो एलआईसी कार्डनामा 20 में जो पड़ता है ये पड़ता है पूर्वी प्रमुख जो पठारी भाग है वो पड़ता है, ठीक है। और मालदा गैप या राजमहल गारो गैप प्रायद्वीपीय पठार को उत्तरी पूर्वी पठार से अलग करता है। जो मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, ये जो राजमहल गारो पहाड़ियाँ की हम बात करती हैं, यह प्रायद्वीपीय पठार को उत्तरी पूर्वी पठार से अलग करता है। समझ में आ रहा है। जो उत्तर और पूर्व का पठार है इस साइड का है, उसको अलग कौन करता है, तो उसको अलग करता है राजमहल पहाड़ियाँ, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार को निम्न रूप से विभाजित किया जाता है। मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश व राजस्थान में विस्तृत है। ये प्रायद्वीपीय पठार के विभाजन है, ठीक है। मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश व राजस्थान में विस्तृत है। राजस्थान में इसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। ये मालवा का पठार है, इसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी इसके पश्चिम में है, यहाँ पर है जो राजस्थान पड़ता है तो इसके पश्चिम में अरावली श्रेणी है।
फिर आता है बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार, ये उसी का भाग है। पठार पढ़ रहे हैं हम। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, जबकि बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। ये जो बुंदेलखंड का पठार है ये आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, और जो बघेलखंड का पठार है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। यह पठार प्राचीनतम बुंदेलखंड की नींव से निर्मित हैं। जो ये पठार हैं बुंदेलखंड व बुंदेलखंड, यह प्राचीनतम बुंदेलखंड नींव से निर्मित हैं। छोटा नागौर पठार, ये पठार मुख्यतः झारखंड में विस्तृत हैं। इसके अलावा दक्षिण बिहार, उत्तरी बिहार, छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम बंगाल, पुरुलिया जिला उत्तरी उड़ीसा में विस्तृत हैं। दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को राशि का पठार, हजारीबाग का पठार में विभाजित करता है। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है जो है पारसनाथ, 1365 मीटर है। पारसनाथ बहुत ही फेमस है। छोटा नागपुर के जो है सर्वोच्च ऊंची चोटी हैं, जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर हैं। यह पठार खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, इसे खनिजों का भंडार गृह कहते हैं। दामोदर नदी घाटी प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र होने के कारण भारत की रूर प्रदेश कहलाती है। ये दामोदर नदी घाटी प्रमुख हैं, दामोदर नदी घाटी है, इसके जो ऊपर है कोयला उत्पादन क्षेत्र होने के कारण इसे भारत का रूर घाटी या रूर प्रदेश कहलाता है। और अब हम पढ़ते हैं दक्खन का पठार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, कहीं पर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार के रूप में, ये जो तापी नदी है नदी के रूप में है, त्रिभुजाकार है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा और मेघालय व महादेव पहाड़ियाँ हैं। इसको बिल्कुल ही मतलब आसानी से, इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है, उत्तर में सतपुड़ा है। ये जो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये इसके उत्तर में है, और जो दक्षिण में सतपुड़ा व महादेव पहाड़ियाँ उत्तर में है। ये क्षेत्र प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिमी आंध्र प्रदेश क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो निचला हिस्सा है इसके अंदर है। फिर आता है मैसूर का पठार, इसे कर्नाटक पठार भी कहा जाता है। जो मैसूर का पठार है इसे कर्नाटक पठार भी कहा जाता है। ये पश्चिम घाट से सटे क्षेत्र में मलनाड कहा जाता है। इस क्षेत्र की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है मुलनगिरी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 1923 मीटर। मैसूर के पठार के सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? मुलनगिरी है, जिसकी ऊंचाई है 1923 मीटर। दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है कुंदेमुखी, कौन सी है? कुंदेमुखी, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। बाबा बदून, चिकमंगलूर, कर्नाटक, यहाँ प्रमुख काफ़ी अरबेलिया किस्म का उत्पादन क्षेत्र है। तेलंगाना का पठार, यह पठार तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण भाग को रायलसीमा का पठार कहा जाता है। यहाँ वेलिकोड़ा, पालकोड़ा व नलामलाई के प्रमुख पर्वत हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं उत्तर पूर्व का पठार। उत्तर और पूर्व के पठार पढ़ते हैं। यह पठार मालदा गैप के द्वारा छोटा नागपुर के पठार से पृथक होता है। ये जो उत्तर पूर्व का पठार है ये मालदा गैप के द्वारा जो नागपुर पठार है उससे पृथक होता है। इस पठार को मेघालय में शिलांग का पठार, असम में कार्बी एंग्लोंग का पठार कहा जाता है। गारो, खासी, जयंती, मेघालय इसी पठार के प्रमुख भाग हैं। ये जो जनजातियां हैं ये गारो, खासी, ये इसी पठार के भाग हैं। इन पहाड़ियों की आकृति कीपाकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। ये जो पहाड़ियाँ हैं उत्तर पूर्वी पठार की, ये हैं बिल्कुल कीप के आकार की, इसलिए यहाँ पे है जो वर्षा ज़्यादा होती है। खासी की पहाड़ियाँ, ये गारो, खासी, जयंती ये पहाड़ियाँ हैं, जनजातियाँ नहीं हैं। खासी की पहाड़ियाँ में स्थित मानसीराम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। जो खासी की पहाड़ियों के अंदर मानसीराम मेघालय में स्थित है वो विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। फिर आता है अपना शिलांग क्षेत्र। शिलांग मेघालय के अंदर है। मेघालय का पठार सर्वोच्च बिंदु व बास्ट ड्रिप प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर आता है चेरापूंजी, मेघालय नग्न चट्टानों से ढका स्थल है। यहाँ वनस्पति न के बराबर है। मानसीराम चेरापूंजी से 16 किलोमीटर दूर पड़ता है। खासी की पहाड़ियाँ दक्षिणी भाग में है। ये जो चेरापूंजी है और सर्वाधिक वर्षा है वो मानसीराम में होती है। मानसीराम के बाद में यह चेरापूंजी में होती है। और यहाँ पे है जो विशेष तथ्य है, दंड कारक का क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना का संयुक्त पठारी क्षेत्र है। यह सर्वाधिक नक्सली प्रभावित क्षेत्र है।
ये जो नक्सल वाली प्रभावित क्षेत्र हैं वो यही क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना संयुक्त पठारी क्षेत्र है, ठीक है। फिर आता है भारतीय मरुस्थल, और अब हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल। भारत के मरुस्थल भूभाग, थार का मरुस्थल का भूभाग है। थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान दो देशों के अंदर विस्तृत है। ये जो थार का मरुस्थल है ये अपने को लगता है सिर्फ इंडिया के अंदर है, नहीं भाई, हमारे पड़ोसी के अंदर भी है ये। और भारत में थार का मरुस्थल का विस्तार 4 राज्यों के अंदर है, वो हैं दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात में है। थार का मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में है। जो अधिकांश भाग है वो है राजस्थान के अंदर है। जैसे नदियों का अफवाह तंत्र क्षेत्र के आधार पर राजस्थान का मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान का विस्तार 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में विस्तृत है। जो अरावली है वो राजस्थान के इस तरह निकलती है, इधर पूर्वी भाग है, इधर है जो पश्चिमी भाग है। इसका विस्तार भारत पाकिस्तान सीमा तक है। इस मैदान के 2 भागों में बांटा गया है, एक है राजस्थान का मरुस्थल, एक है राजस्थान का वागड़। जो राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं राजस्थान का मरुस्थल। इसको मारवाड़ मैदान का भाग है। ये भाग रेगिस्तानी तथा यहाँ पर बालू का स्तूप की संख्या अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहीं कहीं पर नीच शिष्ट ग्रेनाइट चट्टान की नंगी सतह दिखाई पड़ती है, जो इस बात का प्रमाण है ये प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग रहा होगा। जो प्रायद्वीपीय पठार है उनका एक अंग रहा होगा। यहाँ बालू के टीलों की प्रधानता है। जो बालू के टीले हैं वो यहाँ पे बहुत हेवी है। और दक्षिण पश्चिम भाग में पवनानुवर्ती टीले पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में जहाँ पर वायु बहुत तेज चलती हैं वहाँ पर बरखान व अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। टीलों के कई प्रकार के 8 प्रकार है लगभग। तो यहाँ पे हैं जो दक्षिण पश्चिम भाग है वहाँ पर हैं पवनानुवर्ती टीले पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर बरखान व अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। ये जो मरुस्थलीय भाग है यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। इस मैदान में जहाँ भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वहाँ गेहूँ, ज्वार, बाजरा की कृषि की जाती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान है जो 52 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। आप देख सकते हो राजस्थान वालों की हालत, 52 सेंटीग्रेड तक यहाँ का है जो टेम्परेचर पहुँच जाता है। शीतकाल में 0 से नीचे चला जाता है। शीतकाल में भाई साहब 0 से भी नीचे। ऐसा यहाँ पर उपस्थिति रेत के कारण होता है, क्योंकि बालू का रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंड होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तेज आंधियाँ चलती हैं जो रेत के बड़े बड़े टीलों को हस्तांतरण कर देती हैं, जिसमें यहाँ पे मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ा देती है। और गर्मी ऋतु के अंदर यहाँ पे हैं जो बहुत तेज आंधियाँ चलती हैं। अब आता है राजस्थान का वागड़। क्या आता है राजस्थान का वागड़ क्षेत्र। इस मैदान का उत्तरी तथा पूर्वी भाग में वागड़ कहलाता है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ लूणी हैं। ये जो अपना मैदान है राजस्थान का जो मरुस्थल है इसके भी 2 भाग हैं। एक भाग है जो बिल्कुल 60% है, जहाँ पर तो बिल्कुल ही मतलब शुष्क भाग है। दूसरा है 40% तकरीबन। और यहाँ पे है जो लूणी नदी है जो आती है, इसके कारण इसको अर्ध शुष्क या वागड़ क्षेत्र कहते हैं। अरावली के पश्चिम भाग में वागड़ की स्टेपी भूमि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में विस्तृत है। पश्चिम में इनका विस्तार 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की सम वर्षा रेखा तक है, ठीक है। लूणी नदी मौसमी नदी है जो दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रण की ओर प्रवाहित हो रही है। ये लूणी नदी है जो मौसम के आधार पर चलती है, ऐसा नहीं कि परमानेंट चलती है, इसलिए ये मौसम के आधार पर चलती है। 12 मासी नदी नहीं है। ये कच्छ के रण तक जाती है। गुजरात के अंदर कच्छ का रण पड़ता है। अब आते हैं भारतीय मैदान, ठीक है। उत्तर भारत का विशाल मैदान द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र व उनके सहायक नदियों द्वारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से बहाकर लाए गए जलोढ़, जिसे नदी के साथ में आई गई रेत जिसे जलोढ़ कहते हैं, इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ये जो मैदान है इसको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। इनका विस्तार 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इस मैदान में समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। न्यूनतम ऊंचाई है जो बुंदेलखंड के उत्तर में व सर्वाधिक ऊंचाई है जो हरियाणा, राजस्थान के अंबाला व यमुनानगर के मध्य स्थित है। मान जल विभाजक रेखा द्वारा सिंधु मैदान, पश्चिमी मैदान व गंगा मैदान, पूर्वी मैदान अलग होता है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, उत्तर पूर्व से है दक्षिण पश्चिम की ओर। पूर्वी मैदान की ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है।
उत्तर भारत के विशाल मैदान को राजस्थान सभ्यता संस्कृति का पालना कहा जाता है, पालना कहा जाता है। उत्तर के विशाल मैदान को उच्चावच और भौतिक लक्षणों के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में निम्न भूभाग में बांटा जाता है। ये जो उत्तर का मैदान है इनको है जो उच्चावक और भौतिक लक्षणों के आधार पर इसको है जो कई भागों में बांटा जाता है। इसको जैसे भाबर, तराइन क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र, खादर क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र व जलोढ़ क्षेत्र के अंदर बांटा जाता है। ये हम अभी इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं भाबर क्षेत्र कौन सा है। यह क्षेत्र जो शिवालिक के गिर पद प्रदेश में सिंधु से लेकर तीस्ता तक या जम्मू डिवीजन से असम तक 8 से 16 किलोमीटर की सौर पट्टी के रूप में विस्तृत है। जो भाबर का मैदान है ये मैदान है जो जम्मू डिवीजन से असम तक मतलब 8 से 16 किलोमीटर की छोटी पट्टी के रूप में विस्तृत है। यहाँ पर छोटी नदियाँ हैं, विलुप्त हो जाती हैं, वो कंकड़ पाए जाते हैं। नदियाँ साथ में कंकड़ आती है, छोड़ देती है। भाबर का मैदान है जो भाबर का मैदान पश्चिम में सोडे व पूर्व में संकरे होते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और यह क्षेत्र कृषि कार्यों के लिए अनुपयुक्त होता है, कृषि कार्यों के लिए बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं होता क्योंकि यहाँ पे नदियों के साथ में कंकड़ आ जाते हैं। इसे भाबर का मैदान कहते हैं। फिर आता है तराई मैदान। भाबर के दक्षिण में, ये जो भाबर है उसके दक्षिण के अंदर 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी दलदल पेटी है जहाँ पर भाबर में लुप्त हुई नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक नमी, जल उपलब्धता व संघनन वन व जैव विविधता पाई जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू में तराई वनों की कृषि के लिए साफ किया जाता है। यहाँ गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, सब्जियां व चारे की कृषि की जा रही है। ठीक है। इस क्षेत्र के जो भाबर है वो तो बिल्कुल ही अनुपयुक्त हैं। जो तराइन का मैदान है उसके अंदर है गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन या आदि की प्रमुख की कृषि की जाती है। फिर आता है अपना बागर। भाबर के बाद में तराइन, तराइन के बाद में बागर। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराना जलोढ़ जिसे बागर कहते हैं। जो पुरानी नदियों के साथ में जो जल के साथ में जो मतलब मिट्टी लाई जाती है उसे जलोढ़ कहते हैं और जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बागर कहते हैं। बागर वह उच्च भाग है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। वेदिकाएँ जैसी आकृति होती है। यहाँ पाई जाने वाली काप मृदा का रंग गहरा होता है जिससे अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट कंकर के संघनन व पिंड होते हैं। भाबर का मैदान इसे दाया कहा जाता है। बागर मैदान के 2 भाग होते हैं। ये जो बागर का मैदान है इसे 2 भाग होते हैं। पंजाब में इसको दाया कहा जाता है। जैसे दूसरा पहला भाग है भूर या भूंड या भूर, दूसरा है रे। ठीक है। तो भूंड किसे कहते हैं या भूर किसे कहते हैं। बागर क्षेत्र में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर मुलायम मिट्टी नष्ट होकर कंकरीली हो जाती है जिसे भूर या भूर कहा जाता है। जब मुलायम मोटी हैं वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है इसलिए इसको भूर या भूर कहते हैं। रे, अत्यधिक सिंचाई के कारण बागर प्रदेश और कुछ क्षेत्र में एक सफ़ेद नमकीनी परत बन जाती है, इसे रे कहते हैं। ये नमकीनी मतलब खाने वाले नमकीन नहीं है, ये नमक की परत बन जाती है। अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा सिंचाई करती है तो इसको जो रे कहते हैं। बागर का निरपेक्ष मध्य प्लीस्टोसिन काल में माना जाता है। अब पढ़ते हैं खादर का मैदान। ये मैदान वह निचला भाग है जहाँ नदियों के प्रतिवर्ष बाढ़ का जल फैलाकर नवीन जलोढ़ की परत का निर्माण करती है। यहाँ पर प्रति वर्ष है जो नवीन जलोढ़ आती है। पंजाब में इसे बेड कहा जाता है। खादर भूमि की मृदा में सीका की अधिकता होती है। इस क्षेत्र में जीवित प्रजातियों के जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है डेल्टा मैदान। ये खादर भूमि का विस्तार और नदियों के मैदान के अंतिम भाग है। इस क्षेत्र में नदियों के मंद गति से चलने से बढ़ते निरपेक्ष का क्षेत्र है। डेल्टा मैदान पुराना व नया पंख दलदली भूमि से बनता है। इस मैदान में उच्च भूमि को सर, निम्न भूमि को बिल। पश्चिम बरीनंद का मैदान, ये बंगाल में गंगा का प्राचीन डेल्टा है। यहाँ पर लेटराइट है जो मृदा पाई जाती है, लेटराइट मृदा पाई जाती है। ठीक है। और फिर आता है उत्तर के विशाल मैदान के जो प्रादेशिक विभाजन है वो 3 प्रकार से किया जाता है। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान व ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है जो है इसके आधार पर विभाजन किया जाता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान ये उत्तरी मैदान पश्चिमी भाग, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग पंजाब का मैदान कहलाता है। जो उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है इसको पंजाब का मैदान कहलाता है। सिंधु व इनकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज द्वारा निर्मित हैं। यह भारत व पाकिस्तान दोनों में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक जो भाग है वो है पाकिस्तान के अंदर है पंजाब के मैदान का।
हरियाणा व दिल्ली, दिल्ली कटक इसे गंगा के मैदान से अलग करते हैं। हरियाणा व दिल्ली इसे गंगा के मैदान से अलग करते हैं। ये मैदान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में लगभग 750 किलोमीटर व पश्चिम से पूर्व में 300 किलोमीटर हैं। पंजाब में पुरानी जलोढ़ भूमि जिसे बागर को बेडलैंड या अनुवर्ण भूमि कहते हैं। पंजाब के पर्वतीय प्रदीप मैदान में नदियों द्वारा आवर्धित भूमि से निर्मित भूमि को सास या सोस कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के सोस होशियारपुर जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। जो होशियारपुर जिला है पंजाब का, वहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब बताते हैं कि दोआब मतलब दो नदियों के बीच में स्थित भूमि को दोआब कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र पर स्थित दोआब का उत्तर से दक्षिण क्रम निम्न है, और जो सिंधु नदी है इसके ऊपर जो उत्तर का दोआब का जो क्रम है वो निम्नलिखित है। तो कौन सा क्रम है? सिंधु सागर दोआब इसे बोलते हैं, सिंधु सागर दोआब। सिंधु व झेलम के मध्य है। फिर आता है चाज दोआब, ये सिनाब व झेलम के मध्य में पाया जाता है। सिनाब दो नदियों के बीच के जो स्थान है उसको दोआब कहते हैं। ठीक है, सिनाब व झेलम के बीच के दोआब को क्या कहते हैं? चाज दोआब। रावी व सिनाब के मध्य के दोआब को क्या कहते हैं? रचना दोआब। रावी व व्यास के मध्य के जो दोआब है जगह है उसको क्या कहते हैं? बारी दोआब। व्यास व सतलज के मध्य जो जगह है उसे बिस्त दोआब कहते हैं। सतलज नदी व गंगर नदी के मध्य क्षेत्र मालवा का मैदान कहलाता है। एक बात ये विशेष ध्यान रखिए, पंजाब 5 नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास की भूमि या मैदान कहलाता है। पंजाब 5 नदियों का मैदान कहलाता है। वो 5 नदियां कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पंजाब के 5 नदियों में कौन सी नदी नहीं है। ठीक है, फिर आता है गंगा का मैदान। हमने है जो पंजाब का मैदान पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं गंगा का मैदान। ये मैदान पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है। ये मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत हैं। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश हैं, बिहार हैं, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। इस मैदान का पंच विस्तार बग्गर नदी से तीस्ता नदी तक होता है। कौन सी नदी इस मैदान का विस्तार है? जो बग्गर नदी से तीस्ता नदी के मध्य है। यह मैदान की ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। जो गंगा का मैदान है उसकी ढलान है जो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के मैदान की रचना अग्रग्रथ के रूप में हुई है। गंगा के मैदान का विभाजन निम्न प्रकार से है। जो गंगा का मैदान है उनका जो है विभाजन है वो निम्न प्रकार से है, जैसे उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और फिर आता है निम्न गंगा का मैदान। तो सबसे पहले उत्तरी गंगा का मैदान पढ़ लेते हैं। यह गंगा के मैदान में उत्तरी भाग हैं जो उत्तर में शिवालिक गंगा के मैदान और पश्चिम में यमुना और पूर्व में 100 मीटर समोचित रेखा व दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के मध्य है जो उत्तरी गंगा का मैदान है। गंगा या यमुना के अलावा काली, शारदा, रामगंगा नदियों यहाँ निरपेक्ष करती हैं। गंगा के इस मैदान में कहीं कहीं भूर के टीबे पाए जाते हैं। मध्य गंगा का मैदान, ये मैदान पूर्व उत्तर प्रदेश बिहार राज्य के लगभग 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो मध्य गंगा का मैदान है ये ज़्यादातर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य के 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। ये मैदान बाढ़ से सर्वाधिक ग्रसित है। जो मध्य गंगा का मैदान है जो उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर है ये सर्वाधिक बाढ़ से हैं जो प्रभावित हैं। विशेषकर बिहार में कोसी नदी के संदर्भ में, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये जो बिहार के अंदर ज़्यादा बाढ़ इसी नदी के कारण आती है। कई स्थानों पर नदियों के प्रवाह मार्ग विस्थापित हो जाने के कारण गोखुर झील निर्मित है। बिहार में गंगा नदी उत्तरी क्षेत्र में मिथिला व दक्षिण में मगध के मैदान है। ठीक है, और जो ये कोसी नदी है ये अपने रास्ते बदलने के नाम से जानी जाती है, मतलब जब इसका मूड हो तब रास्ता बदल जाती है। फिर आता है निम्न गंगा का मैदान, निचला गंगा का मैदान। ये मैदान पटना के पूर्व में, पटना बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य के मैदान तक फैला हुआ है। गंगा के मैदान में यंत्र तंत्र गर्त पाए जाते हैं, जैसे पटना में जल्ला, मोकला में इसे टाल कहते हैं। छोटा नागपुर के पूर्वी भाग में स्थित मैदान को राढ़ कहते हैं। छोटा नागपुर है यहाँ पे पूर्वी मैदान के भाग को क्या कहते हैं? राढ़ कहते हैं। पश्चिम बंगाल में जल से भरी निम्न भूमि को बिल कहते हैं।
जो एक तो बिल होता है चूहों का, और ये जो है जल से भरी निम्न भूमि क्या कहते हैं, बिल पश्चिम बंगाल में कहते हैं। इस मैदान के निचले भाग में विश्व के सबसे ज़्यादा डेल्टा, सुंदर डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, ये गंगा नदी बनाती है। फिर हम आती है ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र का मैदान पूर्वी मैदान, गंगा मैदान के पूर्व, विशेषकर असम राज्य के सदिया, ये कौन से राज्य, असम राज्य के अंदर सदिया व उत्तर पूर्व से लेकर, उत्तर और पूर्व से लेकर धुबरी नामक स्थान तक विस्तृत है। ब्रह्मपुत्र की घाटी को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है इसको निम्न दो भागों के अंदर विभाजित किया जाता है। पहला उत्तरी असम और दूसरा निचला असम। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ असम असम ही पढ़ना है। पहला ऊपर वाला असम, फिर नीचे वाला असम। ऊपर नीचे गलत मत समझो। उत्तरी असम में एक समतल उपजाऊ मैदान है। यह लखीमपुर, डिब्रूगढ़, जोहरगढ़, चबल सागर व डारा जिले में तेजपुर तहसील में विस्तृत है। निचले असम में नवगंगा, धुबरी, कोकड़ा, झाड़ क्षेत्र है। जो निचला असम है उसके अंदर कौन कौन सा क्षेत्र है, नवगंगा क्षेत्र, धुबरी क्षेत्र, कोकड़ा, झाड़ का क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान तटीय मैदान व बालूका रोधी की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप वर्तमान में जिला घोषित है। वर्तमान जिले में जो सबसे बड़ा नदिया द्वीप माजुली असम में, यह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। माजुली द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। यह वर्तमान जिले में, जिले का नाम है वर्तमान, द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। कौन से राज्य के, असम के अंदर। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ब्रह्मपुत्र का मैदान सावल व पटसन की कृषि के लिए जाना जाता है। सावल और पटसन की कृषि के लिए जाना जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भारत के तटीय मैदान। और अब देखते हैं, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है इसलिए इस सेशन को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कर दीजिए लाइक, और किसी को अगर आप भेजना चाहो तो भेज दो, और बुरा लगा है तो कर दीजिए डिसलाइक।